आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉस्ट जनरेशन की। लॉस्ट जनरेशन यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नेट का जो पेपर है उसको क्लियर करना, क्वालिफ़ाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे टाइम, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी मनी की ज़रूरत होती है ताकि हम कोचिंग ले सकें। बट मैं कहूँगी कि नेट को क्वालिफ़ाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आजकल स्टूडेंट्स मान लेते हैं। बिकॉज़ मैं खुद 3 बार नेट क्वालिफ़ाई कर चुकी हूँ और नेट क्वालिफ़ाई करने के लिए ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको सही गाइडलाइंस मिल जाती है, सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है नेट की स्टडी के लिए, तो आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बस आपको इतना ही कहूँगी कि नेट क्वालिफ़ाई करने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखें और जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है लेकिन उनमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है लॉस्ट जनरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। लॉस्ट जनरेशन को एज ऑफ रॉयरिंग 20s भी कहा जाता है। एज ऑफ रॉयरिंग 20s का मतलब है ऐसे 1920s का समय, 1920 का वो दशक जिस टाइम पर लोग वर्ल्ड वॉर 1 से काफ़ी प्रभावित थे, जिस कारण इसे एज ऑफ रॉयरिंग 20s कहा गया। यूरोप में तो इसे 1914 जनरेशन या जनरेशन ऑफ 1914 कहा जाता है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? 1914 to 1917 it existed in the war. It existed in the world. So in Europe this term is also known as the generation of 1914. And in France this term is also used as gun generation or fire generation. लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में लॉस्ट जनरेशन शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी जान को गंवा चुके थे। अब लॉस्ट जनरेशन शब्द गर्ट्रूड स्टेन के द्वारा कोइन किया गया था, इन्वेंट किया गया था। लॉस्ट जनरेशन शब्द उन राइटर्स के ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है जो वर्ल्ड वॉर 1 की एज के दौरान के राइटर्स थे। यहाँ लॉस्ट जनरेशन में लॉस्ट का मतलब है डिसओरिएंटेड, डायरेक्शनलेस या वंडरिंग। अब डिसओरिएंटेड क्या है? ऐसे जनरेशन, ऐसे लोग जो कि अपने आप को एक तरह से भुला चुके थे, डायरेक्शनलेस हो गए थे, एमलेस हो गए थे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। पहले उनके जितने भी इंटरेस्ट थे, एंटरटेनमेंट के साधन थे या वर्क के जो मीडियम्स थे, उन सारों से वो एक तरह से भटक चुके थे और एक नई तरह की जो डायरेक्शन थी उसकी तरफ चल पड़े थे। अगर आप एक नॉवल का एग्जाम्पल लें तो द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इसका एक एग्जाम्पल है, जहां आप स्टीफन को एक डायरेक्शनलेस यंग मैन के तौर पर देखते हैं। तो इसी तरह की जो राइटिंग्स हैं वो लॉस्ट जनरेशन की कैटेगरी में रखी जाती हैं। लॉस्ट जनरेशन से रिलेटेड जितने भी जो राइटिंग्स हैं वहाँ हम देखते हैं कि जो यंग पीपल हैं, यंग प्रोटैगनिस्ट होते हैं जो नॉवल के, उन्हें एमलेस, डायरेक्शनलेस दिखाया जाता है। वो चाहते हुए भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जैसा कि राइटर्स ने या उस समय के लोगों ने वर्ल्ड वॉर को अपनी आँखों से देखा था, अनुभव किया था, तो ये चीज़ें उनकी राइटिंग में बहुत ही क्लियरली दिखाई भी देती हैं। उस टाइम के जो राइटर्स हैं उन्होंने अपनी राइटिंग में उन एक्सपीरियंसेस को वर्णित किया है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने अनुभव किए थे, या उन ईयर्स को, उन वर्षों को अनुभव किया था जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के एग्जैक्ट बाद का समय था। तो इस तरह से लॉस्ट जनरेशन के टाइम की जो राइटिंग है, उस टाइम की राइटिंग के अंदर हम वर्ल्ड वॉर 1 के प्रभावों को क्लियरली देख सकते हैं। इस टर्म को, लॉस्ट जनरेशन शब्द को, उन अमेरिकन एक्सपेट्रिएट राइटर्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो 1920 के दशकों के दौरान पेरिस में रहते थे। मीन्स it is also used for the American writers or American expatriate writers living in Paris during 1920s. इस टर्म को इन्वेंट तो किया था गर्ट्रूड स्टेन ने, लेकिन पॉपुलराइज किया अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। गर्ट्रूड स्टेन अर्नेस्ट हेमिंगवे के पैटर्न और मेंटर थे।
अब अर्नेस्ट हेमिंगवे ने किस तरह से इस टर्म को पॉपुलराइज़ किया, किस तरह से इसे फेमस बनाया, उन्होंने अपने नॉवल द सन आल्सो राइजेस, जो कि 1926 में पब्लिश हुआ था, के एपिग्राफ के तौर पर इस टर्म का प्रयोग किया, जहां उन्होंने उस टाइम के जनरेशन के लिए एक कोटेशन यूज़ की, दैट इज़ यू ऑल आर लॉस्ट जनरेशन। और इस तरह से इसी नॉवल से ये जो टर्म थी ये काफ़ी फेमस हो गई। हालांकि इसका इन्वेंशन किसने किया था? गर्ट्रूड स्टेन ने किया था। और हेमिंगवे इसके इन्वेंशन का क्रेडिट देते भी किसे हैं? गर्ट्रूड स्टेन को ही देते हैं। उन्होंने अपने मेमोयर अ मूवेबल फीस्ट, जो कि 1964 में पब्लिश हुआ था, में क्लियरली डिफ़ाइन किया है कि किस तरह से गर्ट्रूड स्टेन ने इस टर्म लॉस्ट जनरेशन को इन्वेंट किया था। और ये जो मूवेबल फीस्ट नाम का मेमोयर है, ये स्टेन और हेमिंगवे दोनों की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। दोनों की उस टाइम तक डेथ हो चुकी थी। इस मेमोयर के अंदर, मूवेबल फीस्ट के अंदर, गर्ट्रूड स्टेन ने किस तरह से इस टर्म को इन्वेंट किया ये बताया गया है। हेमिंगवे बताते हैं कि एक बार गर्ट्रूड स्टेन की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो उसको ठीक कराने के लिए गैराज में दे आता है। इस गैराज का ओनर अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुमने गाड़ी को ठीक कर दिया, जब गर्ट्रूड स्टेन इसे वापस लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जो सर्वेंट है, गैराज का जो सर्वेंट है, वो उसको ठीक करने में फेलियर था। तब गैराज ओनर उस सर्वेंट के लिए लॉस्ट यंग जनरेशन वर्ड का यूज़ करता है। वहीं से गर्ट्रूड स्टेन को इस टर्म का एक आइडिया मिलता है, लॉस्ट जनरेशन टर्म का, और वो हेमिंगवे के साथ बातचीत के दौरान इस शब्द का प्रयोग उन पीपल के लिए करता है जिन्होंने कि वर्ल्ड वॉर 1 को देखा था, महसूस किया था, और उन राइटर्स के लिए धीरे धीरे ये टर्म यूज़ होने लगी। फिर अब हम बात करते हैं लिटरेरी थीम ऑफ द राइटर्स ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड के दौरान राइटर्स किस तरह की थीम लिखते थे। पहली थीम थी, राइटर अपने खुद के एक्सपीरियंस बताते थे जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अनुभव किए थे, या फिर उसके एग्जैक्ट बाद वाले समय का वर्णन वो करते थे। दूसरी थीम थी डेथ ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम का मर जाना, या फिर अमेरिकन ड्रीम का फेल हो जाना। अब अमेरिकन ड्रीम क्या है, इस पर भी हम किसी दिन एक पूरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ा सा जान सकते हैं। अमेरिकन ड्रीम होता है किसी भी व्यक्ति की सक्सेस। ये एक ऐसा अमेरिकन ड्रीम है जिसे कि माना जाता है कि अमेरिका में रहने वाले हर व्यक्ति को धीरे धीरे सक्सेस होना ज़रूरी है इस ड्रीम के अंडर। और इस ड्रीम को आप अगर डिटेल में रीड करना चाहते हैं, अमेरिकन ड्रीम के कंसेप्ट को, तो आप आर्थर मिलर को रीड कर सकते हैं। आर्थर मिलर की डेथ ऑफ सेल्समैन को बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मानकर आप इसे समझ सकते हैं। इस टाइम के दौरान लिखे गए 2 नॉवेल्स, द सन आल्सो राइजेस बाय हेमिंगवे और द ग्रेट गैट्सबी बाय फिट्जरोल्ड, दोनों इस लॉस्ट जनरेशन की कैटेगरी के लिए बहुत ही उपयुक्त एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे राइटर्स थे जो लॉस्ट जनरेशन लेबल के अंडर याद रखे जा सकते हैं, बट हमने कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को ही इसके अंदर कवर किया है, जैसे कि टी.एस. इलियट, ई कमिंग्स, हार्ट क्रेन एंड एजरा माउंट। आई थिंक टॉपिक इज़ टोटली क्लियर। इट्स वेरी इजी टॉपिक एंड इट्स ऑल्सो शॉर्ट टॉपिक। लेकिन अगर शॉर्ट टॉपिक हमें मान लो 1 या 2 क्वेश्चन ठीक कराने का मौका देता है, देन आई थिंक वी शुड नॉट स्किप इट, बिकॉज जो लेंथी टॉपिक्स हैं वहाँ से अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमें उसको कंप्लीट करने में ही कई दिन लग जाते हैं, या कई बार तो 1-1 महीना भी लग जाता है। ठीक है, तो हमें पहले उन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए जो शॉर्ट है लेकिन कैसे हैं, मार्क्स को देने वाले हैं हमें। इसलिए नेवर स्किप द शॉर्ट टॉपिक, दैट इज़ very useful in accordance with your NET exams. So be prepared for your NET exams, keep studying, and if you like this lecture, do not hesitate to subscribe and share this channel and this video lecture.